हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 11 सितंबर और 11 सितंबर से रिलेटेड हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हमारे किसी भी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी को आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और इसके साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ इसकी व्याख्या की भी बात करते हैं, दैट मीन्स डिटेल की भी, ताकि इन जो पॉइंट्स हैं ये तो इनसे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हमारे ना छूटे, ठीक है, और हम इजीली सॉल्व कर लें। सो यदि हम बात करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न की, जो कि आप लोगों से पूछा गया था कि विश्व नारियल दिवस यानी कि वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है। इसमें पहला था हमारा 30 अगस्त को, दूसरा था 31 अगस्त को और तीसरा था 1 सितंबर को, चौथा था 2 सितंबर को। सो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2 सितंबर को, ठीक है। और आप में से राजकुमार जी ने तथा पुष्पांजलि जी ने भी बिल्कुल इसका राइट आंसर दिए थे। सो और भी लोग, यदि आप लोग वीडियो रेगुलर देख रहे हो और नहीं देते हो तो बिल्कुल कोशिश किया करिए देने की, चाहे सही हो चाहे गलत, इससे आपका ही प्रॉफिट होगा, ठीक है। यदि आप आंसर देते हो, गलत भी होता है, उसके नेक्स्ट डे आपको राइट आंसर पता चल जाता है, तो उससे आपको क्या होता है कि वो काफ़ी लंबे समय तक लर्न हो जाता है, ठीक है, कि हाँ ये मेरा गलत था, इसका राइट आंसर ऐसा होगा, ठीक है। सो आप लोग प्लीज़ कोशिश किया करिए ज़रूर, जो भी लास्ट में अभ्यास प्रश्न में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि वो जो क्वेश्चन रहता है हम लोग पहले से ही सॉल्व कर चुके होते हैं, ठीक है। इसलिए यदि आप रेगुलर वीडियोज देख रहे हो तो बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। अब यदि हम बात करते हैं इसकी व्याख्या की, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष क्या होता है कि 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस यानी कि वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य नारियल की उपज को बढ़ाने के लिए जागरूकता पैदा करना है। एशिया प्रशांत नारियल समुदाय यानी कि APCC द्वारा वर्ष 2009 में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है, उसके यानी कि किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निम्न में से किस पुरस्कार से नॉमिनेट किया गया है। तो सबसे पहले हमको ये जान लेना जरूरी है कि अभी हाल फिलहाल में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, वो है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि यानी कि उनको पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है, तो वो कौन सा पुरस्कार है। इसमें पहला है नोबेल पुरस्कार, यानी कि नोबेल शांति पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, तीसरा है हमारा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और चौथा है हमारा सियोल शांति पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा नोबेल शांति पुरस्कार। उसके बाद हम बात करें व्याख्या की, तो इसमें बताया भी जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अगले साल के नोबेल पुरस्कार यानी कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है या नॉमिनेट किया गया है। नॉर्वे में क्या होता है कि मतलब नॉर्वे के प्रोग्रेस पार्टी में से सांसद और नाटो संसदीय सभा के चेयरमैन क्रिश्चियन ट्राइविंग गजेड ने ट्रंप को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया है। उन्होंने यह इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच शांति समझौते में ट्रंप की अहम भूमिका को देखते हुए किया। बात यहाँ पे यदि हम आगे की बात करें तो बताया जा रहा है कि ट्राइविंग ने साल 2018 में भी डोनाल्ड ट्रंप को इस पुरस्कार के लिए नामित किया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है APFO ने पिछले वित्त वर्ष में निम्न में से कितने प्रतिशत ब्याज को 2 किस्तों में देने की घोषणा की है। यहाँ पे पहला है 5.5%, दूसरा है 8.5%, तीसरा है 9.5%, चौथा है हमारा 4.5%। सो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 8.5%, ठीक है, यानी कि 8.5% है। उसके बाद व्याख्या की बात करें यदि हम, तो इसमें बताया जा रहा है कि APFO ने वर्ष 2019-20 के लिए 8.5% की दर से ब्याज देना तय किया है। यह ब्याज सब्सक्राइबर्स के खाते में 2 किस्तों में जमा होगा। इस फैसले में EPFO के करीब 6 करोड़ सब्सक्राइबर्स को लाभ होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ट्रस्टीज की बैठक में EPF पर अभी 8.15% ब्याज देने का फैसला किया गया है। यह राशि इस महीने मतलब कि इसी महीने में क्या होगा कि अकाउंट में जमा हो जाएगी। शेष 0.35% ब्याज इस साल दिसंबर में सब्सक्राइबर्स के खाते में क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल में कितने फीसदी हिस्सेदारी 7500 यानी कि बात करें 7500 करोड़ रुपए में खरीदी है।
ठीक है। तो यहाँ पे एक बात और आपको याद रखना है, क्वेश्चन से भी हमारे कुछ आंसर मिल सकते हैं। ठीक है, तो हमको आंसर ऐसे पढ़ना है कि कोई भी टॉपिक आता है उससे कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन का भी क्वेश्चन बन सकता है, वो भी हमको आना चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पे हम देख रहे हैं अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक। ठीक है, यानी कि जो सिल्वर लेक कंपनी है वो कहाँ की है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। वो कंपनी है अमेरिका की। और रिलायंस रिटेल यानी कि ये इंडिया की कंपनी है, तो कितने फीसदी की हिस्सेदारी ले रहा है, तो इसमें है हमारा पहला है कि 2.75%, दूसरा है 3.75%, और तीसरा है 1.75%, और चौथा हमारा है 4.75%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1.75%। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक रिलायंस रिटेल में 7500 करोड़ रुपए निवेश करेगी। इसके बदले में कंपनी को रिलायंस रिटेल में 1.75% हिस्सेदारी मिलेगी। सिल्वर लेक ने रिलायंस की टेक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स में भी 10,200 करोड़ रुपए का निवेश किया था। इस समझौते के बाद रिलायंस रिटेल की मार्केट वैल्यू 4.21 यानी कि लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। और उसके बाद हम बात करते हैं तो सिल्वर लेक ने जियो प्लेटफॉर्म में भी निवेश किया था। रिलायंस ने पिछले सप्ताह फ्यूचर समूह के खुदरा एवं लॉजिस्टिक्स कारोबार का 24,713 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया। उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड का निम्न में से कौन सा खिलाड़ी आईसीसी T20 बल्लेबाज की रैंकिंग में प्रथम पायदान पर पहुंचा है। ये क्वेश्चन हम लोग कल सॉल्व किए हैं। और इसमें क्या था कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में कौन से देश की टीम पहले स्थान पर है, कौन से देश की टीम दूसरे स्थान पर है, कौन से देश की टीम तीसरे स्थान पर है। ठीक है, और कितने अंकों के साथ है। बिल्कुल ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है अब यहाँ पे इंग्लैंड के लिए, मैंने आपको कल बताया भी था कि किसी भी तरह का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सो अब यहाँ पे आ गया हमारा कि खिलाड़ी का नाम पूछा जा रहा है। इसमें पहला है जो रूट, दूसरा हमारा है डेविड मलान, तीसरा हमारा है वेन स्टोक्स, और चौथा है मोइन अली। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डेविड मलान। उसके बाद व्याख्या की बात करें तो इसमें बताया भी जा रहा है कि आईसीसी T20 बल्लेबाज की रैंकिंग में इंग्लैंड के डेविड मलान प्रथम पायदान पर पहुंच गए हैं। दूसरे स्थान पर पाकिस्तान के वरार आजम हैं। और कोविड-19 महामारी के कारण 6 महीने से ज़्यादा समय से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलने वाले भारत के KL राहुल को हालांकि 2 पायदान का नुकसान हुआ, जिससे वह चौथे स्थान पर खिसक गए हैं। लेकिन कप्तान विराट कोहली 1 पायदान के फायदे से 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं। ठीक है, तो इंडिया के ये जो खिलाड़ी हैं चौथे और 9वें पायदान पे, इनका भी नाम याद रखना है। और साथ साथ पहले पायदान पे कौन है उनका भी नाम याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने एवं अपने संन्यास को तोड़ने के लिए BCCI को चिट्ठी लिखी है। इसमें पहला सुरेश रैना, दूसरा है युवराज सिंह, तीसरा है इरफान पठान, और चौथा है गौतम गंभीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युवराज सिंह। उसके बाद हम व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि क्या हुआ था कि युवराज सिंह ने पिछले साल जून में क्रिकेट के सभी प्रारूपों को अलविदा कह दिया था। वे भारत के लिए आखिरी बार 2017 में खेले थे। युवराज सिंह संन्यास लेने के बाद कनाडा 2020 लीग और T10 लीग में हिस्सा ले चुके हैं। युवराज ने भारत के लिए 304 वनडे, 40 टेस्ट और 58 T20 मैच खेले हैं। उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2020 को किस राज्य के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद किया है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हमारा है पंजाब, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है राजस्थान, चौथा है मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है मध्य प्रदेश। उसके बाद व्याख्या की बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, यानी कि भारत के अभी प्रेजेंट टाइम में PM कौन है, वो है भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं। इन्होंने क्या किया कि मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद किया। भारत सरकार ने कोविड-19 से प्रभावित गरीब स्ट्रीट वेंडर्स को उनकी आजीविका फिर से शुरू करने में मदद के लिए 1 जून 2020 को
पीएम स्वनिधि योजना शुरू की थी। मध्य प्रदेश में 4.5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स पंजीकृत थे, जिनमें से लगभग 1.4 लाख स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 140 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृति प्रदान की गई है। उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने सोशल मीडिया पर, यानी कि बात करें तो सोशल मीडिया पर क्या किया कि फर्जी सूचना और अफवाह फैलाने से लड़ने हेतु असोल चीनी या रियल शुगर नाम से एक अभियान शुरू किया है। तो इसमें हमारा पहला हो जाता है नेपाल, दूसरा हमारा है बांग्लादेश, तीसरा है चीन और चौथा ऑप्शन है हमारा रूस। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा रूस और बांग्लादेश। उसके बाद हम व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बांग्लादेश सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना और अफवाह फैलाने से लड़ने के लिए असोल चीनी या रियल शुगर नाम से एक अभियान शुरू किया है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी विभाग की डिजिटल सुरक्षा एजेंसी डीएसए और बांग्लादेश कंप्यूटर, यानी कि बात करें तो बांग्लादेश कंप्यूटर काउंसिल या बीसीसी की LICT परियोजना संयुक्त रूप से 3 महीने के अभियान में देश में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान चलाएगी। इस उद्देश्य के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म या की बात करें तो दुर्वर 21 ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ORG बनाया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन आता है गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सिरेमिक उद्योग को गैस बिल में कितने प्रतिशत रियायत देने की घोषणा की है। यहाँ पे सबसे पहले याद रखना है कि गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी है, ठीक है। उसके बाद हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे है 26%, दूसरा है 16%, तीसरा है हमारा 20% और फोर्थ है हमारा 10%। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 16%। उसके बाद व्याख्या की बात करें तो इसमें बताया भी जा रहा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सिरेमिक उद्योग को गैस बिल में 16% रियायत देने की घोषणा की है। इससे होगा क्या कि राज्य में सिरेमिक उद्योग को गुजरात गैस कंपनी लिमिटेड और साबरमती गैस लिमिटेड की ओर से की गई ₹2.50 प्रति मानक घन मीटर की बढ़ोतरी से छूट मिलेगी। ये छूट पहले से घोषित ₹2 प्रति मानक घन मीटर की छूट के अलावा है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें पूछा जा रहा है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार केंद्र सरकार ने 5 वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत या सूक्ष्म बोले यहाँ पे तो सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत कितने लाख हेक्टेयर भूमि कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें पहला है 200 लाख हेक्टेयर, दूसरा है 150 लाख हेक्टेयर, तीसरा है 100 लाख हेक्टेयर और चौथा है 120 लाख हेक्टेयर, ठीक है। तो अभी हाल ही फिलहाल में केंद्रीय मंत्री यानी कि कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है, ठीक है। ये मंत्री जो भी जितने भी हमारे CM होते हैं, PM तो एक ही होते हैं और जो भी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनके नाम हमको पता होना चाहिए। यहाँ पे कृषि मंत्री कौन है अभी वर्तमान समय में? नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसके राइट आंसर की, यहाँ पे होगा 100 लाख हेक्टेयर। यहाँ पे व्याख्या में भी बताया गया है कि केंद्र सरकार ने क्या किया, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत 100 लाख, यहाँ पे सूक्ष्म होगा, ठीक है। तो सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत 100 लाख हेक्टेयर भूमि कवर करने का लक्ष्य, ये लक्ष्य थोड़ा मिस्टेक हो गया, लक्ष्य रखा गया है। और कृषि में जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई कवरेज पर आयोजित वेबिनार में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वर्ष 2019-20 में ड्रिप व स्प्रिंकलर सिस्टम अपनाने से 11 लाख किसानों को लाभ हुआ है। माइक्रो इरिगेशन फंड कॉर्पस की स्टीयरिंग कमेटी और नाबार्ड ने राज्यों में 3,805.67 करोड़ रुपए ऋण की मंजूरी या की बात करें तो ऋण की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिनका क्षेत्र कवरेज 12.53 लाख हेक्टेयर होगा। उसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन में, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है और इसमें पूछा जा रहा है कि त्रिपुरा ने सिपाही जिला, ठीक है, यानी कि त्रिपुरा ने क्या किया, सिपाही जिला के सोनमुरा
से किस देश के साथ अपने अंतर्देशीय जल मार्ग को खोल दिया है? यहाँ पे पहला है नेपाल, दूसरा है चीन, तीसरा है बांग्लादेश, चौथा है रूस। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बांग्लादेश, क्योंकि त्रिपुरा की यदि किसी देश के साथ सीमा साझा करता है वो है बांग्लादेश। ठीक है, तो यहाँ पे बांग्लादेश ही होगा। तो इसमें व्याख्या की यदि हम बात करें तो त्रिपुरा ने क्या किया कि सिपाही जिला के सोनमुरा से बांग्लादेश के साथ अपने अंतर्देशीय जलमार्ग को खोल दिया है। ये जलमार्ग भारत में अगरतला से लगभग 60 किलोमीटर दूर सोनमुरा को बांग्लादेश के चटगांव के डोकंडी से जोड़ता है। यह पहला अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है जिसमें गुमटी नदी को इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल मार्ग के रूप में मंजूरी दी गई है। इस प्रोटोकॉल पर पहली बार वर्ष 1972 में हस्ताक्षर किए गए थे। अंतिम बार वर्ष 2015 में और मतलब 2015 में 5 वर्षों के लिए नवीकरण किया गया था और समझौते का प्रत्येक 5 वर्षों की अवधि के बाद स्वचालित रूप से नवीकरण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो समझौता हुआ है, यहाँ पे क्या होता है, प्रत्येक 5 वर्ष बाद इसका फिर से नवीकरण किया जाता है। और यहाँ पे बांग्लादेश के साथ ही आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, यानी कि त्रिपुरा कौन कौन से देशों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, यदि आप लोग थोड़ा सा भी लॉजिक लगाते हो तो आपका इसका राइट आंसर पता चल जाएगा। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है और इसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय यानी कि NSO द्वारा हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही अप्रैल जून में भारत की विकास दर है। इसमें पहला है 23.9%, दूसरा है 25.6%, तीसरा है हमारा 26.8% और चौथा है 29.1%। सो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि कौन सा होगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी आशा के साथ कि आप सभी लोग जितने भी लोग आप देखते हैं कंटिन्यू, वो तो ज़रूर आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।